आगे बढ़ते हैं और मनी मंत्रा में हमेशा की तरह हम रूबरू होते हैं हमारे दर्शकों से और उन्हें गाइड करते हैं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। इस कड़ी में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। गुड इवनिंग कीर्तन, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग कविता जी, एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो मैं सवालों पर जाऊं उससे पहले नेहा नागर हमारे साथ थी शो पे, जो आपने देखा होगा, और इन्फ्लुएंसर है, ये काफ़ी यंग इन्फ्लुएंसर है और बता रही थी कि ये क्रिप्टो करेंसी में अपने पोर्टफोलियो में वैसे तो वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इनका बहुत ज़्यादा रुझान है, इंटरेस्ट है। इनकी फॉलोइंग मिलियंस में है, हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें। बट क्योंकि आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं और आपकी इतनी बड़ी क्लाइंटेल है, क्या आप इन मिलेनियल्स को क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देंगे? कविता जी, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसमें आपको समझ हो कि आप क्यों और कैसे पैसा एलोकेट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लार्जली 90% लोग जो आज, एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, जी। 90% लोग जो आज क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्रिप्टोज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एब्सोल्युटली। ये ये काफ़ी फोमो अप्रोच है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये स्टोरीज सुनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैंने इतना पैसा एलोकेट किया होता तो इतना हो जाता, शायद मेरे किसी फ्रेंड ने इतना पैसा कमा लिया क्रिप्टोज में, तो ये इसकी वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिप्टोज की तरफ है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो जब तक इंडिया में अच्छी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है, कोई एक बड़ी एजेंसी उसे ध्यान से ट्रैक नहीं करती, रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिनको समझ नहीं है कि वो क्रिप्टोज में क्यों पैसा लगा रहे हैं, कैसे पैसा लगा रहे हैं, उनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए क्रिप्टो इन्वेस्टिंग से। ऑल राइट, चलिए, इस पर तो मेरे ख्याल से हम लंबी चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन दर्शकों के सवाल लेना बहुत ज़रूरी हो गया है कीर्तन अब। और अभिषेक पांडे हमारे एक दर्शक है जिन्होंने वीडियो के ज़रिए जो है अपना सवाल हमें भेजा है। आप भी कैसे अपने सवाल वीडियो के ज़रिए हमें भिजवा सकते हैं बताऊंगी मैं शो में आगे, लेकिन चलिए पहले अभिषेक पांडे का सवाल सुन लेते हैं। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मेरी उम्र 23 साल और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगले साल के अंत में मेरी एंगेजमेंट है और मुझे मेरी फियांसे को एक सॉलिटेयर की रिंग गिफ्ट करनी है। मेरा बजट 2 लाख रुपए है और मेरे पास 25,000 रुपए जमा हुए हैं। मुझे कहाँ और कैसे निवेश करने चाहिए, प्लीज बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है अभिषेक ने, और इनको क्या सलाह देंगे कीर्तन, उस पर जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन के कैमरा में जाना है जहां पर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो वीडियो हमें व्हाट्सएप कर देनी है। कहाँ व्हाट्सएप करेंगे? नंबर अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल को रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो हमें व्हाट्सएप करेंगे, जैसे कि आपने देखा अभी अभिषेक पांडे ने की है। तो कीर्तन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, इनकी एंगेजमेंट हो रही है, इनको सॉलिटेयर रिंग देनी है और इन्होंने बजट भी रखा हुआ है अपने लिए 2 लाख का। फिलहाल इनके पास 25,000 रुपए ये कह रहे हैं कि जमा हो चुके हैं, ठीक है, और अगले साल अंत तक इनकी एंगेजमेंट होने वाली है। फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए क्या हम इस तरह के लक्ष्य भी पूरे कर सकते हैं क्या? अभिषेक जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी लाइफ की नई इनिंग्स के लिए। आई विश यू द बेस्ट। देखिए अभिषेक जी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो रिस्क, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है सही एक्सपेक्टेशन रखना कि आप कितना रिटर्न बना सकते हैं। देखिए, मार्केट में आप जब भी पैसा निवेश करते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश करते हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी होना आवश्यक है या होगा ही, राइट? तो आप पैसा डालोगे 100 रुपए, तो अगर उस प्रोडक्ट में आपको चाहिए कि वॉलेटिलिटी बिल्कुल ना हो तो उसकी रिटर्न्स थोड़ी सी कम होगी। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाएंगे जहां पर रिटर्न्स आपको ज्यादा चाहिए तो उस प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो देखिए, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने का एक सिंपल सा और आसान सा तरीका है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का टेन्योर बढ़ा दीजिए। तो एक आपके माध्यम से, आपके क्वेश्चन के माध्यम से दूसरे ऑडियंसेस को भी ये ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, जब आप निवेश करते हैं
तो उसमें वॉलेटिलिटी होना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतना रिटर्न आप शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा कमा पाएंगे। पर ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको वॉलेटिलिटी को राइड करना है या वॉलेटिलिटी को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, तो आप जितना लंबा समय देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, ऑटोमेटिकली वो वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा हर्ट नहीं करेगी पर रिटर्न बनाने में काम आएगी। पर क्योंकि अभिषेक जी आपके पास टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है, एक ही साल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा वॉलेटिलिटी आए वो अच्छा नहीं होगा। प्लस क्योंकि आपकी गोल काफी नजदीक है, आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखें आपके पास 25,000 है, आपको 2 लाख चाहिए, समय कम है, एक ही साल है, आप ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 14,000 रुपए हर महीना एक मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, जिसमें तकरीबन आपको एक साल में 4.5 से 5% रिटर्न तक मिल सकता है, तो आप 14,000 हर महीना, 25,000 जो आप ऑलरेडी आज जमा कर चुके हैं, आपको एंगेजमेंट तक 2 लाख रुपए जमा हो जाएंगे रिंग के लिए। और राइट, लेकिन चलिए जितना हो सके अगर आप अपने निवेश को बढ़ा सके तो सही होगा। लेकिन अमूमन जब इस तरह का कोई लक्ष्य रखते हैं ना कीर्तन, तो कितना समय दे देना चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम है इनके पास, इसीलिए भी एक निवेश रणनीति इनको हम जितनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई गोल आपका है लाइफ में, तो वो कितने समय पहले से प्लान करना चाहिए? कविता जी, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप जितना लंबा समय रखेंगे उतनी वॉलेटिलिटी आप अपने पोर्टफोलियो में कम कर पाएंगे और रिस्क के सामने आप अच्छा सा रिवॉर्ड कमा पाएंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनिमम अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है, जिसके चलते आप थोड़ा सा अच्छा रिटर्न बना पाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, तकरीबन 3 से 5 साल का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर मिले निवेश करने के लिए, तो ही आप इक्विटी में थोड़ा सा पैसा एलोकेट करके थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे मेरे हिसाब से। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर अभिषेक को हमने सलाह दे दी है उनके सॉलिटेयर रिंग के लिए। लेकिन अभिषेक की तरह अगर आप भी अपना सवाल वीडियो के ज़रिए हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा में जाइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और वो वीडियो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567 पर। फिलहाल वक्त है मनी मंत्रा में एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार और भी सवाल हैं, जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और हम करा रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे शो पर, और हमारे साथ कीर्तन शाह बने हुए हैं जो लाइव आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इस बीच एक बार फिर दोहरा दूं कि अब आप मनी मंत्रा पर वीडियो के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना सवाल कैमरे के वीडियो मोड में जाके रिकॉर्ड कीजिए और वीडियो 9619873567 नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी वीडियो शो पे प्ले करेंगे और आपके सवाल का जवाब हमारे फाइनेंशियल प्लानर देंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरज जैन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। धीरज, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? धीरज, धीरज आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम मेरा नाम संदीप है। हेलो, संदीप सिंह जी जी। संदीप, सॉरी, बताइए कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? कविता, मैं रोहतक हरियाणा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए। मेरे दो सवाल है मैम। मुझे एक तो अपने 15 से 20 साल के टाइम होरिजन पे अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए 70 से 80 लाख रुपए जमा करने हैं। ओके। अभी फिलहाल जो मैं 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 4,500 रुपए पर मंथ जो है मैं डेट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो 12,500 रुपए मेरा एनपीएस में भी अमाउंट डिडक्ट होता है पर मंथ। ठीक है, ठीक है, ओके। 15 साल के बाद 70 से 80 लाख का लक्ष्य है आपका, और सुकन्या समृद्धि, एक्सिस ब्लू चिप, मेरा एसेट लार्ज कैप, पीपीएफ है ना? एनपीएस को मैं फिलहाल अभी काउंट नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो आपके रिटायरमेंट के लिए होगा। ये आप जो 2 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 1.5 साल से। संदीप, आपकी आवाज कट गई, फिर दोहराएंगे। 1.5 ईयर्स में। 1.5 साल से कर रहे हैं ना? अब अगर आपको निवेश बढ़ाने की सलाह दी जाए तो कितना निवेश बढ़ाएंगे? पर मंथ 7,000 रुपए में।
पर मंथ 7,000 से आप बढ़ाना चाहते हैं। 70 से 80 लाख आपने महंगाई को फैक्टर इन किया होगा ना, एजुकेशन इन्फ्लेशन के लिए हाँ जी। कर रखा है। वाह, काफी समझदार निवेशक आप लगते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं क्या बाजार के लिए? मैं बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं काफी टाइम से, तो उससे मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिलता रहता है। रेगुलरली मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। ऑल राइट कीर्तन, ओवर टू यू। 7,000 से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। 15 साल का समय है, अचीवेबल तो है, बशर्ते अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। क्या कहेंगे आप? संदीप जी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है उसके हिसाब से आप तकरीबन 22,000 रुपया महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 रुपये आपका इक्विटी में निवेश हो रहा है मिराई और एक्सिस वाले फंड में, और 17,000 रुपये आपके डेट में है। जैसे कविता जी ने भी कहा कि आपके जो 12,500 रुपये एनपीएस में जा रहे हैं, उसको इस लक्ष्य के लिए आप एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके रिटायरमेंट के लिए है लार्जली। तो लार्जली मोटा मोटा अगर आप देखें तो आप 5,000 रुपये इक्विटी में डाल रहे हैं और 4,500 रुपये आप डेट में डाल रहे हैं। अब अगर मैं मानकर चलूं कि आपको 75 लाख चाहिए 15 साल बाद, और 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन से अगर हम थोड़ा सा एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करें, तो हमें 16,000 अ मंथ का एक नंबर आता है। तो अगर हम 16,000 अ मंथ निवेश करें अगर, और अगर इस 16,000 अ मंथ पे हम 12% कमा पा रहे अगले 15 सालों तक, तो हमारा 75 लाख का जो लक्ष्य है वो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, दो चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और जो 12,500 आपका एनपीएस में जा रहा है, ये एनपीएस लार्जली आपका डेट एलोकेशन है, 85% और 15% इक्विटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लक्ष्य में जो एक डेट का एलोकेशन होना चाहिए वो एनपीएस के थ्रू ऑलरेडी हो रहा है। तो अगर मैं आपको ये सलाह दूं कि आपका जो 16,000 अ मंथ का इन्वेस्टमेंट करना है, अगर वो आप इक्विटी फोकस करें, राइट, और वो पूरा पैसा इक्विटी में लगा दे, क्योंकि आपका डेट का एलोकेशन एनपीएस के थ्रू ऑलरेडी टेकन केयर है, तो आप ये 16,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करने पे 15 साल में 75 लाख पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप 7,000 रुपये से ये बढ़ा पा रहे हो और ज्यादा नहीं, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि इस पोर्टफोलियो को जो 16,000 का एवरी मंथ है, उसको आप अगर इक्विटी में फोकस करें, तो आप ये अपना लक्ष्य 15 साल में जुड़ा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो डेट का कंपोनेंट है वो एनपीएस के थ्रू टेकन केयर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एक्सिस ब्लू चिप वाली एसआईपी चालू रखिए। उसके अलावा 3 और एसआईपीज मैं ऐड करने की सलाह दूंगा। आप मिराई इमर्जिंग इक्विटी ले लीजिए, आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, और आप एक एक्सिस मिड कैप ले लीजिए। ये 4 पोर्टफोलियोज, मुझे ऐसे लग रहा है ये 4 स्कीम्स अगर आप मिलाकर निवेश करेंगे तो 12% का पोर्टफोलियो बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। संदीप, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरा एक सवाल हो रहा है जी। जैसे सर ने मुझे बताया कि एक्सिस ब्लू चिप फंड को कंटिन्यू रखना है, क्या मैं मेरा एसेट लार्ज कैप को बंद कर दूं या उसको शिफ्ट कर जाऊं? और अगर शिफ्ट करना है तो एक फंड से दूसरे फंड में पैसा कैसे शिफ्ट करते हैं, मुझे इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे पाएं आप। कीर्तन? दीप जी, सबसे पहले तो क्योंकि आपके पास एक्सिस ब्लू चिप और मिराई लार्ज कैप, ये दोनों फंड्स ऐसे हैं जो लार्ज कैप पे फोकस करते हैं, तो इसलिए मेरी एक सलाह थी कि इन दोनों में से एक फंड आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पूरा एलोकेशन लार्ज कैप को दे रहे तो उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है पोर्टफोलियो में। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मिराई लार्ज कैप बुरी स्कीम है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है मार्केट में। पर क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एक्सिस ब्लू चिप स्कीम है जो लार्ज कैप पे फोकस कर रही है, मैंने सोचा कि अगर आप मिराई लार्ज कैप को बंद कर दें और उसकी जगह पे ये दूसरी स्कीम्स ऐड कर दे जो मैंने आपको सलाह दी, तो उससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आपका पैसा आप जो लार्ज कैप फंड में मिराई के अक्यूमुलेटेड है उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, फंड बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर AK शर्मा साहब हैं। शर्मा जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। आपको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ ET नाउ और उसका वो हूँ जी। जी, तो आप 10 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं सर? जी जी जी, मेरी एज 64 है। अच्छा। और मैं LIC से रिटायर्ड हूँ, मेरे पास 65,000 रुपए करीब मेरी पेंशन आती है। अच्छा। वो मेरे लिए सफिशिएंट है। ये मेरे 10 लाख रुपए मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे को 5 साल तक जरूरत नहीं है इन पैसों की। ठीक है,
पर उसके बाद ऐसा तो कुछ नहीं ना कि कोई मेरे लक्ष्य। पास हाँ, मेरे पास 1 लाख का एक्सिस ब्लू चिप है, 50,000 का एक्सिस वो है डाइवर्सिफाइड है एक, और एक हाइब्रिड है। एक्सिस ESG फंड है 50,000 का, 50,000 का एक्सिस हाइब्रिड फंड है। ब्लू चिप में कितना है? 1 लाख। तो अभी आपको इस पोर्टफोलियो से क्या करना है? तीनों एक्सिस के ही हैं? हाँ, तीनों एक्सिस के हैं। क्यों तो ये तीनों? मैं 10 लाख के। जी जी, तीनों क्यों एक्सिस के लिए आपने? वो बैंक में मेरा अकाउंट था तो उन्होंने कर दिया था मेरा, और एक्सिस ब्लू चिप मैंने अपना डायरेक्ट उसमें लिया था। मुझे ये बताइए शर्मा जी कि अब ये 3 फंड्स में आप कब से निवेशित हैं? चलिए, यहाँ पे शायद फोन लाइन कट गई है। कीर्तन, इसकी डिटेलिंग मैं लूंगी। फोन लाइन पर ये एक बार फिर से आ जाए तो हम सवाल इनसे और पूछेंगे, लेकिन 10 लाख रुपए 5 साल के लिए इनको अभी डालने हैं, तो किश्तों में डालें? एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है कि इनके पास 5 साल का टाइम होराइजन है, जिसकी वजह से आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है कि आप जहां चाहे वो पैसा एलोकेट कर सकते हैं। पर अगेन, मुझे उनका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि वो कितना रिस्क ले पाएंगे इक्विटी में निवेश करने पे, क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है। तो थोड़ा सा उस मामले में मैं हल्का सा अनकंफर्टेबल हूँ कि उनको क्या सलाह दूं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल का समय काफ़ी इनफ है अगर वो इक्विटी में एक्सपोजर लेना भी चाहते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स ऑलरेडी, अगर आप पिछले 20-21 महीने से देख लें, तो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से पिछले 20 महीनों में जो रिटर्न्स निकले इक्विटी में, उतना सेम रिटर्न्स या वैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन लोगों को होनी भी नहीं चाहिए। तो दो सजेशंस देना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आप ये पैसा इक्विटी में अगर निवेश करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, तो उसे STP के द्वारा निवेश कीजिए। तो पहले उस पैसे को डेट फंड में डाल दीजिए, और अगले 1 साल में ये थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र कीजिए। उससे शायद एक अच्छी एवरेजिंग मार्केट में मिल सकती है, और पोर्टफोलियो में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है उनके एज प्रोफाइल को ध्यान में रखकर, अगर वो बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाने की एक्सपेक्टेशन से ये पैसा निवेश नहीं करना चाहते, तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें ये पैसा एलोकेट कर सकते हैं। ऑलराइट, शर्मा जी मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, लेकिन शर्मा जी, अभी आपको जो 10 लाख रुपए के लिए सलाह दी है कीर्तन ने, मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे जाके ये जवाब सुनना होगा। लेकिन ये जो आपने एक्सिस के तीनों फंड्स को लेके सवाल पूछे हैं ना सर, ये इनमें आपको क्या करना है? बदलाव की पर सलाह चाहते हैं आप? नहीं, मैं उसमें बदलाव नहीं चाहता। मैं ये 10 लाख रुपए मैं कहाँ लगाऊं ये जानना चाह रहा था मैं। चलिए, तो यहाँ पे कोटक हाइब्रिड, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट और निप्पॉन बैलेंस एडवांटेज फंड आपको रेकमेंड किया है कीर्तन ने। कीर्तन, कोई सवाल इनसे आप और पूछना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक अगर वो 10 लाख रुपए जो निवेश करना चाहते हैं, वो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड में इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि शायद आपका एज प्रोफाइल और रिस्क को ये मैच कर पाए। पर अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और आप ओके है पूरा इक्विटी एक्सपोजर लेने के लिए, तो शायद आप किसी एक अच्छे से लार्ज कैप फंड में पैसा निवेश कीजिए। ये आपको बैलेंस एडवांटेज फंड्स की रिकमेंडेशन यही सोचकर दी गई है कि शायद आप बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं लेना चाहते और डेट से बेहतर रिटर्न कमाना चाहते। 5 साल का समय है शायद इसीलिए भी। कीर्तन, अगर ये 5 साल से ज़्यादा अपने अवधि को बढ़ाएं तो क्या थोड़ा सा इक्विटी में जा सकते हैं कम्प्लीटली? एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनका थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल है, उनको कैश फ्लो की ज़्यादा चिंता नहीं है और थोड़ा सा निवेश करना इक्विटी में समझते हैं, तो डेफिनेटली 5 साल के होराइजन से भी आप इक्विटी में जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को हम फोन लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरज जैन जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं मैं इनका सवाल ले लेती हूँ। रिटायरमेंट प्लान की ज़रूरत है इनको। कीर्तन ये कह रहे हैं इनकी उम्र 30 साल की है, 25,000 रुपये सालाना ये निवेश कर पाएंगे। मुझे क्लैरिटी इस बात पे नहीं है कि ये सालाना बोल रहे हैं या हर महीना बोल रहे हैं, अगर फ़ोन पे मिले तब पूछ पाएंगे इनसे। लेकिन इनके पास लगभग और 30 साल हैं देखिए रिटायरमेंट के लिए, है ना। इन्होंने इससे पहले कोई रणनीति बनाई है या नहीं बनाई उसकी भी मेरे को जानकारी नहीं है। फिलहाल मैं अगर ऐसा मान के चलूँ
25,000 मंथली ये शुरू करना चाहते हैं तो 30 साल में कितना जोड़ पाएंगे और किस तरह का पोर्टफोलियो मिक्स होगा? कविता जी, अगर 25,000 रुपया ऑनलाइन पर आ गए हैं। धीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम। आपका सवाल लिया है मैंने मनी मंत्रा में। 25,000 रुपए आप हर महीना डालेंगे या हर साल डालेंगे? हर साल तक मैडम। हर साल डालेंगे? जी मैडम, 25 से 30,000 तक। 25 से 30 आप हर साल डालेंगे। मुझे बताइए कितना लक्ष्य रखना चाहते हैं रिटायरमेंट का? 10 लाख तक का है। 10 लाख लमसम अमाउंट चाहिए था मेरे को रिटायरमेंट के लिए। यस मैडम। ये काफी होगा? हेलो, ये काफी होगा? 10 से 15 लाख के आसपास रहेगा ना। तो आपको मतलब रिटायरमेंट का लक्ष्य आंकने के लिए आपने सारी कैलकुलेशन की है और आपके पास एक और जरिया है ना जिसके जरिए आपको पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि आपके पास नौकरी नहीं है या आप वर्किंग नहीं कर रहे होंगे उस वक्त। जी मैडम। चलिए कीर्तन, मैं चाहती हूं कि आप धीरज को थोड़ा सा ये समझाएं कि रिटायरमेंट के लक्ष्य को आंकना कैसे चाहिए, कैसे इसको लेकर आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आपके पास आय का स्रोत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर जो हो वो अभी मौजूदा जो आप इनकम कमा रहे हैं उस जैसा शायद ना हो। तमाम तरह की इंस्टेबिलिटी हम आती हुई देख सकते हैं अगर आप रिटायर हो जाएं और अगर आपने सही तरह से प्लानिंग नहीं की हो तो रिटायरमेंट के लक्ष्य को हम बांधे कैसे? तो कविता जी, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत बहुत सिंसियरली है कि आज के बेसिस पे आप रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए आज मेरी इनकम 50,000 है, आज मेरा खर्चा 30,000 है। ये नंबर्स को लेकर आप रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि चलिए मेरी आज की इनकम 50,000 रुपए है, तो अगर वो सबसे कंजर्वेटिव तरीके से भी बढ़े अगर हर साल, तो ये इनकम रिटायरमेंट पे कितनी हो जाएगी। पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आंसर करना है कि अगर मेरी आज एक्सपेंस 30,000 रुपए है पर महीना, तो ये एक्सपेंस अगर मैं बढ़ाना भी ना चाहूँ तो भी इन्फ्लेशन के द्वारा ये कितनी बढ़ जाएगी। तो आप अगर जब ये कैलकुलेशन करेंगे तब आपको समझेगा कि आप जितना एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आज की 30,000 की मेरी एक्सपेंस कितनी हो जाएगी, आप और मैं शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे कि 30,000 अगर आज मेरा महीने का खर्चा है और आज से 30 साल बाद अगर सिर्फ 6% से इन्फ्लेशन हर साल बढ़े तो ये 30,000 पर मंथ का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, शायद ये 2 लाख रुपए हो जाएगा। राइट। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो आपको आज के आंकड़े नहीं देखने, आपको आंकड़े देखने जब आप रिटायर होने वाले हैं। राइट। तो अगर आप आज के बेसिस पे प्लान करने की कोशिश करेंगे रिटायरमेंट, तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे मेरे हिसाब से कविता जी। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाने, ये कैलकुलेट करें, ये समझने की कोशिश करें कि आज का आपका खर्चा फ्यूचर के मुकाबले कितना बढ़ेगा, यानी फ्यूचर का खर्चा आज के मुकाबले कितना बढ़ेगा। ये नंबर जब तक आप नहीं निकाल पाते, आप उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको रिटायरमेंट पे कितना पैसा चाहिए। देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होती है, बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूँ कि 2 लाख रुपए मुझे सालाना चाहिए, मान लीजिए सालाना मेरे रिटायरमेंट से 20 साल तक, तो मुझे रिटायरमेंट पे उतना कितना कॉर्पस है चाहिए जिसे अगर मैं निवेश करूं तो मुझे हर साल 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो रिटायरमेंट की कैलकुलेशन कुछ इस तरह की जाती है कि आज का खर्चा महीने का मान लीजिए, साल का मान लीजिए 30,000 रुपए, आज से रिटायरमेंट के बाद सालाना खर्चा 2 लाख रुपए, क्योंकि 30 साल का समय खर्चा बढ़ेगा। और अगर मुझे ये 2 लाख रुपए हर साल चाहिए तो उसके लिए कॉर्पस कितना चाहिए, तो शायद आपको इसके लिए 80-90 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे ही नंबर्स है आपको समझाने के लिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होती है। और अगर आपको 90 लाख रुपए चाहिए रिटायरमेंट पे, तो हर महीना या हर साल आपको कितना निवेश करना पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस से कविता जी रिटायरमेंट प्लानिंग को देखना चाहिए। अब धीरज को आप कौन से फंड रेकमेंड करेंगे? मेरे ख्याल से ये शुरुआत कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। धीरज, ये आपका पहला निवेश होगा ना? जी मैडम। चलिए कीर्तन, कौन से फंड रेकमेंड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 30 साल का टाइम होराइजन है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इक्विटी एक्सपोज़र होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर उससे एक्चुअली ज़्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप फंड को अगर दिया जाए, तो अगर हम मिराई लार्ज कैप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल दें और थोड़ा-सा पैसा मान लीजिए कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में डाल दें, जिसमें थोड़ा-सा एक मिड कैप का भी फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि 30 साल का टाइम होराइजन है। अगर ये दोनों फंड्स का एक्सपोज़र ले ले, मुझे ऐसा लग रहा है तो पोर्टफोलियो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन सकते हैं 30 सालों में। ऑलराइट, नीरज कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे पास एक कैश एडवांटेज नाम का एक प्लान था, टर्म प्लान था आईसीआईसीआई का। तो धीरज, आपका सवाल मैं लूंगी, लेकिन आज के शो में नहीं लूंगी, क्योंकि आज हम केवल म्यूचुअल फंड पर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका जो भी इंश्योरेंस वाला सवाल है, एक बार मुझे वापस से व्हाट्सएप कीजिएगा, और अब की बार हो सके तो अपना सवाल ना रिकॉर्ड करके भेजना, ताकि हम इंश्योरेंस वाला जो शो करें उसमें आपके सवाल को शामिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विवेक गोयनका हमारे एक दर्शक हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ है, और कीर्तन, इनका सवाल ना एनपीएस के टियर 2 अकाउंट के विड्रॉल को लेकर है। विवेक, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम, अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। पुणे में रहते हैं आप? जी, मैं पुणे में रहता हूँ मैम। क्या काम करते हो? मैं आईटी में हूँ, अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा। इंजीनियर हूँ जी। तो मैम एनपीएस एक्चुअली मैंने एनपीएस टियर 2 अकाउंट एक्टिवेट कराया था अभी लेटली, ठीक है। हाँ। तो मैम उस पर मुझे ये पूछना था कि मैंने वहाँ पे इक्विटी 75% किया है और डेब्ट 25% एलोकेशन किया है, ठीक है। तो अगर मैं उस पर कुछ अमाउंट डालता हूँ और मे बी 2 ईयर 3 ईयर डाउन द लाइन मैं विड्रॉ करता हूँ, तो क्या टैक्सेशन लगेगा मैम? क्योंकि नेट पे मैंने जब सर्च किया तो बहुत एम्बिग्युइटी था, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। तो मैंने कस्टमर केयर में बात किया था, एनपीएस वाले कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा एनपीएस टियर 2 अकाउंट में, क्योंकि ये एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट दिया जा रहा है। जो टियर 1 सब्सक्राइबर होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट देते हैं। टोटली। तो ये एक मेरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन एक और था मैम मेरा म्यूचुअल फंड पे, पहले इसका आंसर दिला दीजिए, फिर मैं दूसरा पूछ लेता हूँ। विवेक, थोड़ा सा ना मैं आपके तवज्जो दूंगी एनपीएस वाले सवाल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगला जो सवाल है ना, वो वीडियो पर रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप करना। तो कीर्तन, देखिए, टियर 2 अकाउंट वैसे तो एक सेविंग्स अकाउंट की तरह आपको इस्तेमाल करना है, जो आपको एनपीएस के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपने जो स्कीम का सिलेक्शन किया है उसके तहत आप निवेश रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन जब मैं विड्रॉल करती हूँ यहाँ से, तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? टैक्स यहाँ पे किस तरह से अप्लाई होता है अगर मैंने मान लीजिए कोई इक्विटी स्कीम में निवेश किया हुआ है तो? तो विवेक जी ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि जब वो इंटरनेट पे जाकर इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, क्योंकि इस पे क्लैरिटी नहीं है कविता जी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस टॉपिक पे काफ़ी टैक्स एक्सपर्ट्स से डिस्कशन किया हुआ है। एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर काफ़ी एम्बिग्विटी है कि टियर 2 अकाउंट्स को टैक्स कैसे किया जाएगा, पर मैं फिर भी आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग लॉजिक के साथ थोड़ी सी शेयर कर दूंगा। देखिए, एनपीएस में जब आप टियर 2 में आप पैसा लगा रहे हैं, ये ना तो इक्विटी शेयर्स है, ना ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि जब भी आप रिडम्पशन करते हैं टियर 2 अकाउंट्स में, राइट, तो आपका पेंशन फंड मैनेजर उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं लगाता है। इसी के चलते आपको इक्विटी टैक्सेशन मेरे हिसाब से यहाँ नहीं मिल सकता। तो अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करें सेक्शन 111A और सेक्शन 112A, तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों सेक्शंस को ध्यान में रखकर, और जो चीजें मैंने आपको दूसरी बताई, तो हम टियर 2 अकाउंट में निवेश कर रहे हैं, जिस भी तरह की स्कीम है, क्या उस पर हमें जो कैपिटल गेन्स हुआ है, क्या उसके तहत टैक्स लग सकता है? क्योंकि विड्रॉल तभी होगा जब आप उस स्कीम से निकलेंगे। टैक्स आपको जरूर लगने वाला है। और मेरे हिसाब से अगर आप टैक्सेशन की बात करें तो ये आपको डेट म्यूचुअल फंड्स जैसा टैक्स लगेगा। आपको टिपिकली 3 साल या 36 महीने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिस्क्राइब करने में जाएगा। अगर आप 3 साल से कम इन्वेस्टेड है तो ये पैसा आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा और आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। और 3 साल के ऊपर आपको 20% और इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिलेगा। पर रिपीट कर दूं, ये ग्रे एरिया है, और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का एक सर्कुलर बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, जिसमें टैक्सेशन और कैपिटल गेन्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी और क्लैरिटी मिल सकती है।
परफेक्ट। चलिए अपना सवाल विवेक आप दूसरा वाला मुझे ना रिकॉर्ड करके भेजिएगा, ठीक है। प्रमोद कुमार का सवाल मैं लूँगी, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन क्विकली इनकी उम्र 45 साल की है, 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीना और रिटायरमेंट प्लान इनको चाहिए। प्रवीण है, माफ़ कीजिएगा इनका सवाल और नाम, और रिटायरमेंट का ही लक्ष्य है जिसके लिए इन्होंने 45 की उम्र में जो है अब शुरू करने के बारे में सोचा है। और इनको भी आप वही फंड्स रेकमेंड करेंगे कीर्तन जो हमने अभी कुछ पहले दर्शक को किए थे, या क्योंकि Absolutely, इन्होंने कविता। 45 इयर्स में शुरू किया है तो कुछ और रिस्क लेने की क्षमता क्या अभी बरकरार है इनकी कि नहीं? देखिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी तो इन्वेस्टर्स को खुद तय करनी पड़ेगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 साल का लक्ष्य काफी अच्छा लक्ष्य है और आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पर भी पैसा निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 15 साल एक काफी लंबा समय है और इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले फंड में निवेश कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी का आप फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हर महीना 6,000 रुपये निवेश करेंगे और अगर आपके पास 15 साल है तो आप तकरीबन 30 लाख तक का कॉर्पस जमा कर पाएंगे 15 साल में, डिपेंडिंग कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। लार्ज कैप है तो मेरा एसेट का लार्ज कैप ले लीजिए, मिड कैप है तो एक्सिस मिड कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो निप्पॉन स्मॉल कैप ले लीजिए, और अगर आप फ्लेक्सी कैप करना चाहते हैं तो परक पारिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है मेरे हिसाब से। चलिए प्रवीण मेरे साथ ना फ़ोन लाइन पर नहीं है तो इसीलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछ पा रही हूँ इनके बिहाफ पे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनको सलाह समझ में आ गई है और अगर और क्लैरिटी चाहते हैं तो अपना सवाल हमको वापस से भेज सकते हैं। लेकिन हम शो को समाप्त करें उससे पहले वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। तो कीर्तन वैसे तो हम बहुत सारे निवेश के मंत्र लोगों को बताते रहते हैं क्योंकि सवाल एक जना पूछता है लेकिन वो सवाल के जवाब में कईयों के लिए बहुत सारी सलाह निकल कर आ जाती है। लेकिन मनी मंत्रा पर निवेश का गुरु मंत्र इस लिहाज से हमने शुरू किया है ताकि लोगों में निवेश को लेकर जो समझ है वो आगे बढ़े। तो आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? कविता जी, ये मैं थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ ऑफ डीलिंग विद क्लाइंट्स, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इसलिए मत कीजिए कि आपको इंडेक्स को बीट करना है या किसी एक दूसरे बेंचमार्क को बीट करना है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को अपने गोल को रीच करने के लिए कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लॉजिक आपका गोल रीच होना चाहिए, ना कि इंडेक्स को बीट करना। हमारे पास कुछ और समय है तो मेरे ख्याल से हम इसको विस्तार से भी समझ सकते हैं। 2022 के लिहाज से किसी को अपना पोर्टफोलियो मौजूदा समय में बनाना है तो आपके इस गुरु मंत्र पर कैसे अमल किया जाए? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिर्फ 2022 की बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्विटी में थोड़ा सा आपको आपका एक्सपेक्टेशन कम रखना पड़ेगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स मुझे नहीं लगता है कि पिछले 3 सालों में जो आपने देखा है वो निकलेगा, क्योंकि इक्विटी भी काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे, डेट में भी अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं तो डेट का भी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लास है जो मुझे लग रहा है कि 2022 में बहुत अच्छा कर सकता है, वो है रियल एस्टेट और गोल्ड। तो अगर आप टेक्टिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ 2022 को ध्यान में रखकर, तो थोड़ा सा एलोकेशन गोल्ड और थोड़ा सा एलोकेशन रियल एस्टेट को, ना कि फिजिकल रियल एस्टेट पर आप रीट्स कर सकते हैं, आप रीट्स म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं। ये दो ऐसे क्लासेस में टैक्टिकल एलोकेशन मुझे ऐसा लग रहा है 2022 में एक अच्छा निर्णय हो सकता है। और SIP के जरिए निवेश, ये कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र हो सकता है? एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो रिटेल इन्वेस्टर्स छोड़िए, आप अगर मुझे भी पूछेंगे कि मार्केट्स को कैसे टाइम करूं, मैं कब पैसा लगाऊं, तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। और आई बी सरप्राइज अगर कोई भी शो में आके ये कह जाता है कि मुझे पता है मार्केट्स कब ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो अगर हम में से कोई जो मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कब ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाए क्योंकि मार्केट्स गिरने वाले, या कब कम पैसा एलोकेट
किया जाए क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाले या वाइस वर्सा। ऐसी किसी भी सिचुएशन में जब आप मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकते, मार्केट्स में सिस्टमैटिक पैसा निवेश करना सबसे सही रणनीति है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास 8 साल 10 साल जितना टाइम होराइजन है तो सबसे आसान और सिंपल तरीका मार्केट में निवेश करने का एसआईपी ही है। चलिए, तो यहाँ पर आने वाले वक्त में हम और भी कई सारे शो करेंगे, लेकिन हमारा मकसद यही है कि साल ख़त्म होते होते तमाम दर्शकों को ये बता दिया जाए कि निवेश पोर्टफोलियो पे अपना भरोसा ना खोएं। खासतौर से अगर आपने इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा के रखा हुआ है तो तमाम तरह की रिपोर्ट्स भले ही आपको ये कह रही हो कि थोड़ा सा सतर्क रहना होगा 2022 में, निवेश की रणनीति जो है बनाकर रखिए, अनुशासन अपने निवेश में आपको बनाकर रखना होगा। और यही कीर्तन और तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको सलाह देते रहते हैं। कीर्तन, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को गाइड किया उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। जाते जाते एक बार फिर बता दें कि मनी मंत्रा पर हम आपके सवाल भी शो में शामिल करते हैं। तो हमारा शो वैसे सोशल मीडिया पर लाइव जाता है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो। अपने सवाल आप चाहें तो वहाँ भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना अपने सवाल आप वीडियो में रिकॉर्ड कर अगर पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। वैसे भी अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन अब मनी मंत्रा में आपके वीडियो भी सवालों के रूप में यहाँ पर दिखाए जाएंगे, जहां पर हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको सलाह देंगे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर या आपकी क्वेरी पर। फिलहाल मुझे इजाजत दें मनी मंत्रा पर। नमस्कार।